हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग वो रेडी करा है। तो लॉस्ट स्प्रिंग की आपको पहले मैं समरी बता दूं जल्दी से। तो जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो बेसिकली दो बच्चों पे फेस्ड है, यानी कि मुकेश एंड साहिब। साहिब का फुल नेम साहिब आलम है और इन दो बच्चों पे ये कहानी बेस्ड है। जो मुकेश और साहिब है, ये दोनों जो छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को बचपन से ही इनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा के इनके पेरेंट्स एक को तो फैक्ट्री में और एक को गार्बेज पिकर बना दिया गया है। तो जो नरेटर है इस स्टोरी की, अनीस जंग, उन्होंने इस स्टोरी में बताया है कि इन स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इनके बचपन में। जब इनके वो दिन थे कि ये खेलें कूदें और ये पढ़ाई लिखाई करें, उस टाइम पर एक को तो कचरा उठाना पड़ता है हर रोज़ और एक को, जो मुकेश है, उसको फैक्ट्री में काम करना पड़ता है जहाँ उनकी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा समझौते होते हैं। लाइक उनको जो हेल्थ है उनको एक हजार्डियस फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। तो हम जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो द स्टोरी इज़ अबाउट दिस टू मुकेश एंड साहिबा आलम. So about the author, Anees Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो इंडियन ऑथर है, अनीस जंग, and she received her education in Hyderabad and in the United States of America. So her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspaper. So ये सब आप रीड कर सकते हैं। लास्ट लाइन जो थी वो इम्पोर्टेंट है, इसकी जो ऑथर की है वो लास्ट लाइन इम्पोर्टेंट है। लाइक her she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो इस लाइन को मार्क कीजिए। कई बार जो क्वेश्चन है वो यहीं से पिकअप हो जाता है कि अनीस जंग ने किस बात को मतलब समराइज़ किया है। तो अनीस जंग ने जो इस स्टोरी में वो समराइज़ किया है मेनली कि किस तरीके से छोटे बच्चों को उनकी ज़िंदगी में एक्सप्लॉयटेशन की तरफ धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. वाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. यानी कि जो नरेटर है वो ये पूछ रही है कि मैं हर रोज़ साहिब को देखती हूँ कि वो कुछ ना कुछ गार्बेज में से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जस्ट लाइक कि उसे गार्बेज में एक सोना मिल जाए, यानी कि गार्बेज ही उसके लिए एक सोने के बराबर है। सो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. यानी कि जो साहिब और इसकी फैमिली है ये एक तरीके से रिफ्यूजीज हैं फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये वहाँ से रह रहे हैं और ये अब इसके बाद दिल्ली में आके रहते हैं। सो देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम. हिज मदर टेल्स हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज वेयर ही लिव नाउ. यानी कि जो साहिब और उसके परिवार वाले हैं ये लोग बांग्लादेश के रिफ्यूजी है और ये ढाका से निकलकर दिल्ली में आकर शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि दिल्ली में ये लोग स्लम एरिया में रहते हैं और इन लोगों के लिए जो गार्बेज है वही इन लोगों का सोना है। So I have nothing else to do, he mutters, looking away. ये नरेटर जो है वो रोज़ साहिब से एक सवाल पूछती है कि तुम क्यों मतलब ये कचरे में हाथ डालते हो। तो साहिब नरेटर को कहता है कि आई हैव नथिंग टू डू एल्स, मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। उसके बाद गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. यानी कि मैंने उसे बोला कि क्यों स्कूल जाओ, लेकिन ये मेरी जो एडवाइस थी वो उसके लिए बिल्कुल बेकार थी, उसके लिए ये एडवाइस बिल्कुल ना के बराबर थी। तो यहाँ पर आया, सो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहिब जो है वो बहुत ही चालाक लड़का है क्योंकि उसने एकदम से नरेटर को पलट के जवाब दे दिया कि मेरे यहाँ पर नेबरहुड पे कोई स्कूल नहीं है, जब खुलेगा तो मैं चला जाऊँगा. सो इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. तो मैंने साहिब को कहा क्या मैं अगर स्कूल खोल दूँ तो तुम आ जाओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. मेरा ऐसा कहते ही उसने भी बोला हाँ आ जाऊँ. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? यानी कि कुछ दिनों बाद साहिब मेरे पास आया और मुझसे पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meant, but the promise like mine around in every corner of his bleak world. यानी कि मैं उससे एक ऐसा वादा कर चुकी थी। जनरेटर कह रही है कि मैंने तो उससे एक ऐसा वादा कर दिया जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, मैं स्कूल नहीं खोल पाऊंगी उनके लिए। लेकिन उनके लिए इन वादों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये उनका हर रोज़ का काम है। उनके साथ कई लोग आते हैं और उनके साथ ऐसे वादे कर देते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. ही आस्क्ड, तो उसने क्या नाम बताया अपना? साहिब आलम. ही अनाउंसेस. ही डजंट नो व्हाट इज इट मीन्स. साहिब आलम का जो मतलब होता है इट इज़
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का भगवान। साहिब आलम का जो उसका मतलब था वो यही था कि उसके नाम के अकॉर्डिंग तो उसे सबसे ज़्यादा मतलब पैसे वाला आदमी या सबसे ज़्यादा ऐशो आराम में जीने वाला होना चाहिए था। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम इन द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, आर्मी ऑफ barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon। यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, और ये सारा दिन घूमते हैं। सुबह के टाइम ये लोग घूमते हैं लाइक बर्ड्स, एंड शाम के टाइम या दिन के टाइम ये लोग चले जाते हैं। सो ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। वाई आरंट यू वियर चप्पल, आई आस्क वन। सो मैंने किसी एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उसने जवाब दिया, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। यानी कि ये बच्चे अपनी गरीबी नहीं दिखाते। ये बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमारे पास चप्पल नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। इन लोगों ने सीधा ये बोला कि हमारी मम्मी चप्पल नीचे उतारती नहीं है। यानी कि इनके हिसाब से ये नरेटर को बिल्कुल प्रूव कर देना चाहते हैं कि इनके पास स्लीपर्स हैं। even if she did he will throw them off, adds another who is wearing shoes that didn't match। यानी कि किसी एक बच्चे ने ऐसे शूज़ पहने हुए थे जिनके एक फीट में अलग शूज़ था और दूसरे में अलग पेयर ऑफ शूज़। तो उस बच्चे ने बोला कि अगर मम्मी उतार भी दे चप्पल नीचे तब भी हम पहनना पसंद नहीं करते, हमें चप्पल पसंद नहीं है। सो व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वॉन्ट शूज़, से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो जैसे ही मैंने उस बच्चे को टोका कि तुमने ये अलग अलग शूज़ क्यों पहन रखे हैं, उसने चुपचाप अपने पैर पीछे कर लिया और वो पीछे हट गया कुछ भी बोले बिना। सो मैंने उसके बाद मुझसे एक तीसरे बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ और विलेज रोड्स, so it is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation at wonder। यानी कि ये बच्चे मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हम लोगों के पास पैसे कम है, ये बात नहीं है। बात ये है कि हमें शूज़ पहनना पसंद नहीं है, यहाँ पर ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। सो इज दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सो इस लाइन को मार्क करो, ये क्वेश्चन कई बार बन के आता है कि वाई दीज बॉय एक्सप्लेन दिस परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो इसका ये आंसर इस पैराग्राफ से आएगा। So I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। यानी कि एक बच्चे ने मुझे ऐसी पहले कभी कहानी सुनाई थी कि वो अपने स्कूल में जाने से पहले मंदिर जाता था, मंदिर उसके रास्ते में पड़ता था और उस मंदिर में उसके पापा प्रीस्ट थे यानी कि पुजारी थे। So he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। 30 years later, I visited him and the temple which was now drawn and part of dissolution. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. So a young boy dressed in a grey uniform, wearing socks, shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. So looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess have granted his prayer. So young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag picker in the neighborhood remain shoeless। यानी कि उस मंदिर के पुजारी के बेटे को तो शूज़ मिल गए, लेकिन अब जो है ये रैक पिकर्स, इन लोगों के पास तो शूज़ नहीं है। तो ये नरेटर एक कहानी याद कर रहे हैं एक लड़के की जिसने मंदिर जाते समय जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में मंदिर मिलता था, तो वो मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे शूज़ मिल जाए और ये कभी भी शूज़ मेरे गायब ना हो। तो एक दिन उसे शूज़ मिल भी गया और उसने ये प्रार्थना की कि इसके बाद कभी मेरे शूज़ गायब ना हो। तो यहाँ पर नरेटर बता रही है कि उस बच्चे को तो शूज़ मिल गए, लेकिन ये साहिब और आलम को कब शूज़ मिलेंगे। सो माई एक्विस्टेंसेस विद दी barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically। यानी कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली के रास्ते में आता है। इसने बोला कि इट इज़ ऑन द पेरिफेरी यानी कि किनारे किनारे पे, इट इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, नॉट इन द मिडल ऑफ द सिटी। So those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज़ हैं बांग्लादेश के। Sahi family is among them। Simapuri was then a wilderness। It was still but is no longer empty। Structure of mud with roof of tin tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water। Live 10,000 रैक पिकर्स, यानी कि इतनी छोटी सी जगह में जहाँ पर मड के हाउसेस बने हुए, टिन के, टापुलिन के और सीवेज है वहाँ हर गली में।
उस जगह पे, इतनी छोटी सी जगह पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं. So they have lived there for more than 30 years without an identity, without permits, without any ration, but with ration cards that get their names on voter list and enables them to buy grains. यानी कि ये लाइन मार्क करने वाली है कि ये जो लोग थे, ये लोग चने 30 सालों से वहाँ रह रहे हैं. इन लोगों को आज तक वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली है. ये लोग आज तक, मतलब नेशनलिटी नहीं है इनके पास, इन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है. किसी को इनके जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता. बस है तो इनके पास एक राशन कार्ड है, जिसकी वजह से ये लोग कभी राशन ला सकते हैं और वोटर लिस्ट में इनके नाम आ गए हैं. सो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. ये लोग कहते हैं कि फूड जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि राशन कार्ड में अगर हमारा नाम आ गया, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर आवर आइडेंटिटी. So if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees gave us no grain. So यहाँ पर tattered साड़ी मीन्स उनकी साड़ी फटी हुई होती है बहुत सारी औरतों की, और वो सब लोग कहती हैं कि अगर हम बांग्लादेश में थे तो हमारे पास बड़े बड़े खेत तो थे, लेकिन उनमें कोई अनाज नहीं था. तो यहाँ रहकर, चाहे हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे सरकार को हमसे कोई मतलब नहीं है, हम गंदगी में जी रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें खाना तो मिलता है, हम रोज़ रात को भूखे पेट तो नहीं सोते. तो ये उन लोगों का कहना था. सो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन लोगों ने ये आंसर दिया. सो व्हेनेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स. यानी कि जहाँ इन्हें खाना मिलता, ये अपने तंबू उठा करके वहाँ चले जाते हैं. And survival in Sivapuri means rack picking. So through the years, it has acquired the proportion of a fine art. So garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is leaking roof. But a child, it is even more. So यानी कि बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग थी, it is not a source of food. पेरेंट्स के लिए यही सोर्स ऑफ फूड था रैक पिकिंग, पर बच्चों के लिए ये एक फन का सोर्स, ऑल्सो फन का सोर्स भी था. सो यहाँ पर अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है. समटाइम फाइंड अ रुपी, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you won't stop scrouching, for there is a hope of finding more. So it seems that for children, it has meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a survival. यानी कि बच्चे कह रहे हैं कि कभी आपको उसमें 1 रुपये का सिक्का भी मिल सकता है, कभी 10 रुपये का भी मिल सकता है, या कभी चांदी का सिक्का भी मिल सकता है. और जैसे धीरे धीरे आपको इसमें चांदी का सिक्का मिल जाए तो आपकी डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ जाती है कि हो सकता है अगली बार कुछ और मिले. तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए जो था ये एक सोर्स था फन का, लेकिन जो बड़े लोगों के लिए यही सर्वाइवल था. तो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन्स ड्रेस्ड इन वाइट playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. That looks strange. Over his discolored shirts and sports. यानी कि साहिब जो था वो अंदर गया और अब साहिब ने भी शूज़ पहने हुए थे, टेनिस शूज़. तो ये जो टेनिस शूज़ थे वो उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे उसके डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स के साथ. Someone gave them to me. He says in a manner of explanation कि मुझे किसी ने दिए. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because the hole in them, and he didn't bother him. For one who walked barefoot, even shoes with a hole, his dream comes true. But the game he is watching so intently is out of his reach. यानी कि जो साहिब था उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि अरे ये शूज़ तो मुझे किसी ने दे दिए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ये शूज़ किसी ऐसे बच्चे ने उसे दिए थे, किसी रिच फैमिली ने दे दिए थे, जिनका बच्चा उस शूज़ को पहनने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ एक होल था. यानी कि किसी के पास अगर शूज़ ना हो, अगर किसी के पास शूज़ ना हो, उसे बेयर फुट घूमना पड़े, ये लाइन मार्क कीजिए. तो अगर उसे आप होल वाला शूज़ भी दे दोगे तो उसके लिए तो वो ड्रीम कम्स ट्रू हो जाएगा. सो दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड अ स्टील कनिस्टर. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look.
मतलब फ़र्क क्या पड़ता है। साहिब जो था वो अब काम करने लग गया था किसी चाय की दुकान पे, और वो कहता है कि वहाँ का मालिक मुझे 800 रुपये देता है, उसके अलावा खाना भी देता है। तो मैंने साहिब से पूछा क्या तुम्हें वो जॉब पसंद है। सो ही लुक इन अ केयर फ्री लुक, यानी क्या फ़र्क पड़ता है मुझे वो जॉब पसंद हो या ना हो। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib no longer his own master. इस लाइन को मार्क कीजिए कि साहिब को एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, अधिकतर आता है कि साहिब को वो जो स्टील कनेस्टर है वो इतना भारी क्यों लगता है, जबकि वो इतना भारी रैक पिक करता है हर मॉर्निंग को। सो बिकॉज अब ये जो स्टील कनेस्टर है वो किसी और का है और साहिब किसी और के यहाँ काम करने लगा है। सो नो लॉन्गर ही वॉज हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। अगर उसे काम करना है तो किसी और के अंडर काम कर रहा है, यानी कि अब वो एक नौकर बन गया है, वो अपना काम अब किसी की मर्जी से करेगा। सो अब यहाँ पर हम एक दूसरी स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, मुकेश की स्टोरी के ऊपर। सो इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश भी साहिब की तरह खुद अपना काम करना चाहता था, वो किसी के अंडर नहीं करना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. So his dreams look like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for bangles. तो यानी कि ये जो कहानी है वो फिरोज़ाबाद की है, जो कि फेमस है इसके बैंगल्स के लिए। तो यहाँ पर फिरोज़ाबाद में बहुत धूल मिट्टी है पूरी गलियों में, और जो मुकेश यहाँ रहता है वो भी अगेन पोवर्टी में रहता है। वो कार सीखना चाहता है, यानी कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ पर इसने बोला एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिली हैज स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल ऑफ द वुमेन इन लैंड इट सीम्स। यानी कि जो फिरोज़ाबाद है वहाँ का हर एक परिवार बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, और हर कोई यहाँ पर अपने परिवार वालों को धकेल रहा है इसी बिजनेस में, जहाँ पर उनकी पूरी जिंदगी भट्टी के पास निकल जाती है। फर्नेस मीन्स भट्टी, और वेल्डिंग ग्लासेस यानी कि इनको पूरी जिंदगी कांच के साथ, भट्टी के साथ और बैंगल बनाने में ही इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, और ये बैंगल फिर पूरी इंडिया की औरतें पहनती हैं। सो मुकेश फैमिली इज अमंग देम। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature and in dinghy cells without air and light. तो डिंगी सेल्स को मार्क करो। डिंगी सेल्स का मतलब हुआ कि ऐसी मतलब फैक्ट्रीज या मशीन्स जहाँ पर ना हवा हो ना लाइट हो, एकदम अंधेरे में बच्चों को काम करना पड़े। That the law, if enforced, could get him and all those children, 20,000 children, out of hot furnaces where they slog their daylight hours, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। यानी कि ये जो डिंगी सेल्स हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कई सालों से काम कर रहे हैं, और ये इलीगल है बच्चों के लिए, लेकिन तब भी उन्हें इस फैक्ट्री में धकेल दिया जाता है, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस नहीं है और यहाँ पर इतनी गर्मी है कि कई सारे बच्चे अपनी आंखें यहीं खो देते हैं एट दिस अर्ली एज। सो मुकेश आइज बीन एज ए वॉलेंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ट। यानी कि वो अपने घर लेके जाता है मुझे, और वो कहता है रास्ते में कि मेरा घर जो है वो रिबिल्ट हो चुका है, यानी कि अब मैंने अपने घर का रिनोवेशन करवा लिया है। सो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, past home that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval stage। यानी कि जब वो मुझे अपने घर लेके जाता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही गंदा होता है। वहाँ स्टिंकिंग लेन्स यानी कि भरी हुई सी नालियाँ होती है, चोक्ड विद गार्बेज, कचरा ही कचरा होता है, और ऐसे घर होते हैं छोटे छोटे से जहाँ पर इतने सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे इतना ठूस दिया हो कि मतलब अब वहाँ पे रहने की कोई कैपेसिटी ही नहीं बची। और उसके अलावा वहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही बैड तरीके से वहाँ पर एक साथ रह रहे होते हैं, इतनी गंदगी होती है वहाँ पे। सो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot, pushes it open, so when enter a half-built shack. In one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel
ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव, यानी कि उस घर को, एक आधा बना हुआ घर था जो उसने कहा था कि मैं अपना घर रिबिल्ड करवा चुका हूँ, यानी रिनोवेट करवा चुका हूँ। वो जो घर था वो अभी भी टूटा फूटा सा मकान होता है, आधा बना हुआ, जिसके एक तरफ जो है वो घास फूस पड़ी रहती है और उसमें एक चूल्हा जला होता है, फायरवुड स्टोव, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा होता है और उसमें कुछ स्पिनिच पकड़ी होती है। So on the ground, in large aluminium platters, are chopped vegetable. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. फ्रेल का मतलब हुआ कि बहुत ही शादीशुदा एक यंग वुमेन है और वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। सो हु इज शी? शी इज मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ। वो जो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है मुकेश से। शी हैड बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। यानी कि वो इतनी बड़ी नहीं थी उम्र में, तब भी उसे पूरा घर संभालने को दिया गया, जिसमें मुकेश, मुकेश के पापा और मुकेश का बड़ा भाई है। सो व्हेन द ओल्डर मैन एंटर शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर वेस्ट। जैसे ही मुकेश के पापा अंदर आते हैं वो अपना पल्लू ले लेती है, यानी कि वो अपना घूंघट ले लेती है, वो अपना चेहरा ढक लेती है। सो एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। यानी कि ये उनका रिवाज था कि जैसे ही घर के बड़े लोग आएंगे उन्हें अपना मुंह ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर। So despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he failed to renovate a house, send his children to school. As he managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. यानी कि जो उनके पापा है वो पहले एक टेलर रह चुके थे और इसके बाद वो बैंगल मेकिंग काम करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो अपना घर कभी नहीं बना सके, तो और वो अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेज सके। सो उन्होंने अपने बच्चे को जो सिखाया वो था आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। So it is their karam, their destiny, says Mukesh grandmother, who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. So यहाँ पर जो है मुकेश की दादी माँ बोलती है कि ये सब इनका कर्म है, और इसके बाद मुकेश की दादी माँ अपना बताती है कि उन्होंने भी अपने पति को इसी तरीके से उस फैक्ट्री में काम करते करते अंधे होते हुए देखा था। So can a God given lineage even be broken? यानी कि क्या ये चीज़ कभी ख़त्म भी हो पाएगी? She implies, born in a caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in their house, in their yards, in every house, and in every yard, in every street in Firozabad. इन लोगों ने कभी बैंगल्स के अलावा कुछ देखा ही नहीं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 color of the rainbow, lie in the muds in unkept yards, are piled on 4-wheel muds. तो यहाँ पर इन्होंने आर्ट सिखाया है कि किस तरीके से बैंगल्स को बनाया जाता है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में। सो इसके बाद इसने बोला सविता। अब इनकी जो दादी है वो उनको पास के घर में एक लड़की रहती है सविता, वहाँ लेकर जाती है। सो सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles. यानी कि ये जो लड़की सविता है ये बैंगल ऐसे बना रही है जैसे ये एक मशीन हो, और शी है वो जो बैंगल बना रही है, क्या इसे बैंगल का सेंसिटिव यानी कि बैंगन की पवित्रता पता है इस लड़की को. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, auspiciousness in marriage. So it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled in her wrist. She becomes a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. So यहाँ पर ये सविता के लिए कह रही हैं कि सविता जो है इसका भी रेड वेल का मतलब हुआ कि मांग भरना, यानी कि इसकी मांग भी सिंदूर से भरेगी, और जो सविता है उसके हाथ पे भी रेड हेना लगेगा, और सविता को भी एक दिन रेड बैंगल्स पहने होंगे और वो भी किसी की ब्राइड बनेगी. सो शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. जो सविता है उसके हाथों में तो अभी भी बैंगल्स हैं, लेकिन अब उसमें चमक नहीं है उसकी आंखों में. वो कह रही है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि हमने ढंग से खाना भी नहीं नसीब किया. सो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, she has not enjoyed even one full meal in the entire lifetime that what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. यानी कि जो सविता है इसके पास में जो आंटी बैठी थी, जो सविता के पास लेडी बैठी है, वो अब उनके जो हस्बैंड है अब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को तो कुछ आता नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बैंगल मेकिंग.
सो ऑल हैड मेड इज़म हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. वैसे भी एक घर बना सका हूँ. सो हियरिंग इफ वन वॉन्डर्स if he has achieved what many has failed in their lifetime, he has a roof over his head. यानी कि इनके घर के ऊपर एक छत तो है. The cry of not having money to anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in their home. The young man echo the lament to their elders. तो यहाँ पर इसने बोला कि इन लोगों के पास सिर्फ छत है, उसके अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है. इनको सिर्फ बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और कला नहीं आती. तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव. अब नरेटर को बहुत गुस्सा आता है इन लोगों की स्टेट को देखकर, और नरेटर पूछती है कि आप लोगों ने अपने आप को कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाया, आप लोग सोसाइटी क्रिएट करो और उसके बाद इन लोगों से लड़ो जो आप लोगों को इलीगल चीज़ में धकेल रहे हैं. So I asked a group of young men who has fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will get hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal, they say. लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग बना भी लेंगे ऑर्गेनाइजेशन तब भी क्या, ये लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, जेल भेज देंगे और उसके बाद हम पे इलीगल का केस कर देंगे. So there is no leader among them. No one could help them see differently. Their fathers are as tired as they are. So they talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice. यानी कि हम लोग कभी इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाएंगे. So I see two distant worlds, one of the family caught in a web of poverty, burden. तो अब इसके बाद जो नरेटर है उसने मुकेश के लिए कुछ बहुत ही अच्छा सा प्लान किया. सो यहाँ पर इन लोगों ने सिस्टम के हिसाब से बता रखा है कि जो सिस्टम में साहूकार होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये लोग हमें फंसा देते हैं और अगर हम लोगों इनके पास इंसाफ के लिए जाएं भी सही तब भी ये लोग हमारी कोई हेल्प नहीं करते. सो अब नरेटर जो है वो मुकेश के लिए क्या कर रही है, एंड मैं जल्दी जल्दी रीड कर देती हूँ आपके लिए. So, by the stigma of case in which they are born, the others a vicious circle of sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of the law, the bureaucrats and the politician. Together they have imposed the baggage on the child that he couldn't put down. यानी कि ये लोग हम पर बचपन से ही हम लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं ये लोग सारे सर्कल, सोशल सर्कल मिलकर के हम लोग इन चीज़ों से कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के जो फादर हैं उन लोगों ने कभी बैंगल मेकिंग के अलावा किसी और चीज़ को सीखा ही नहीं है. तो एज़ यूजुअल हमें भी वो चीज़ नहीं आती और हम लोग को चीज़ सीखने जाएँ तो ये लोग हमें सीखने नहीं देते. एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो मुकेश कह रहा है कि हम लोग डेयर भी कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों को हम चैलेंज के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी चैलेंजेस को फुलफिल करेंगे तो हम कभी भी अपनी लाइफ में 2 वक्त का खाना नहीं बना पाएंगे और अपना घर नहीं बना पाएंगे. सो व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑफ इट मुकेश, आई एम चीयर्ड. मुकेश ने एकदम से बोला कि मैं तो तैयार हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज़ ऑन अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, सो आई विल वॉक. उसने कहा कि गैराज मेरे घर से बहुत दूर है लेकिन तब भी मैं चल के चला जाऊँगा. सो मैंने उससे बोला, डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो? ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया. नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड. ग्राउंड की तरफ घूरते हुए उसने बोला नहीं. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट. यानी कि उसकी छोटी, इसने कम सी आवाज़ में ऐसा बोला, उसमें लग रहा था कि उसे बहुत शर्म आ रही है अपनी स्थिति पे, लेकिन उसे पछतावा नहीं है इस बात का. उसे शर्म आ रही है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन इस बात का उसका पछतावा नहीं है कि उसने ऐसा सपना देखा है. सो ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स that he sees hurtling down the street of his town. Few planes fly over फिरोज़ाबाद. यानी कि फिरोज़ाबाद जो है यहाँ पे कार्स तो चलती है लेकिन प्लेन्स नहीं उड़ते. तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने बीच बीच में वीडियो में डिस्कस किए हैं. तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए. और मैं फ्लेमिंगो सीरीज़ में और ज़्यादा चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ. सो ओके गाइज, बाय बाय.